मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स के ऊपर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप लोगों के लिए लेके आऊं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर 8 मई की बहुत ही बेहतरीन सुबह के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास में है। सैर के लिए 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जाएगा न्यू शेफर्ड यान, 6 यात्री होंगे सवार। आप लोगों को पता होगा जेफ बेजोस बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं। इन्होंने पैसा कमाकर पूरे विश्व में नाम कमाया है। तो इनकी ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा 20 जुलाई को अंतरिक्ष में न्यू शेफर्ड यान भेजा जाएगा जिसमें 6 यात्री सवार होंगे। तो आप लोगों को यदि इसमें सवार होना है तो बने रहिए हमारे साथ आगे न्यूज कंटेंट के अंदर और एमसीक्यू के अंदर। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से सभी व्यापारिक समझौतों को रोका। चीन और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे से अभी काफी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी यह निर्णय लिया है कि वो चीन से सभी आयातों को बंद कर देगा और इसी के जवाब में चीन ने भी कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया से सभी व्यापारिक समझौते जो है वो रोक देगा। एक इंफॉर्मेशन और है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है जिसको 2049 तक चीन को पूरा करना है, उससे अभी हाल ही में वॉकआउट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इसीलिए चीन ने इस पर अपनी जवाबी कार्रवाई जो है वो की है। फिच ने विकास दर का अनुमान घटाया। कोविड-19 का समय चल रहा है और इस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। तो अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसका ये अनुमान लगाया गया है कि वो 9.5% तक रहेगी। भारत, इजराइल व यूएई में पहली बार त्रिपक्षीय समझौता, तो ये ट्राई लैटरल एग्रीमेंट जो हुआ है ये हुआ है सोलर एनर्जी को लेकर। तो भारत, इजराइल और यूएई की नजदीकियां काफी बढ़ती जा रही है। यहां पर ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसे कहा जाता है मोसाद। तो मोसाद जो है वो जबरदस्त काम करती है इजराइल के लिए। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया संग निपटेंगे चीन की चुनौती से। तो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये सभी एक साथ मिल चुके हैं और चीन की जो भी चुनौतियां हैं, कौन सी चुनौतियों की यहां पे बात की जा रही है, चीन से जो भी सामान, जो भी रॉ मटेरियल इन देशों के अंदर इंपोर्ट होता था, अब भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया है कि ये रॉ मटेरियल खुद के देश में ही क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तीसरी लहर के लिए तैयार रहे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, इसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि तीसरी लहर जब आएगी तो आपकी उसके लिए क्या तैयारियां हैं। वर्तमान में दूसरी लहर चल रही है और ऑक्सीजन की कमी के चलते दिल्ली जैसे शहरों ने काफी मुश्किलों का सामना किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से पूछा है कि अब आपकी क्या तैयारी है। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मुक्त होगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल पूरे विश्व में सही ढंग से किया जा सके बिना किसी नियमों के, इसीलिए उसे पेटेंट जो है उसे मुक्त किया गया है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उससे फ्री कर दिया गया है कोरोना वैक्सीन को। राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का निधन। तो 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये चौधरी चरण सिंह के वारिस थे और चौधरी चरण सिंह के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद के अंदर कभी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया था। भारत का पहला प्रदेश बना जम्मू कश्मीर जो अब घर घर जाकर टीका लगाएगा। ये कंसेप्ट जो है वो अमेरिका से लिया गया है। हाल ही में अमेरिका ने भी ये कंसेप्ट अपनाया था। उसी बेसिस पर जम्मू कश्मीर ने भी इस प्लान को जो है वो अब लागू किया है। तो वो घर घर जाकर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको टीका लगाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इजराइल देश ने पूरे नागरिकों को वैक्सीनाइज कर दिया है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला कोरोना मुक्त भी देश बना था। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के बारे में ये फैक्ट आप लोग याद रखना। मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की वैद्य आपके द्वार योजना। तो आयुर्वेद जो है वो अब आपके द्वार पहुंच चुका है। आयुर्वेद के मदद से अब
सरकार जो है वो कोविड-19 का इलाज करेगी। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आप आयुष क्योर नाम से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको आयुर्वेद डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो स्टडी ग्लव्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 5 लाख का परिवार हमारा बन गया है, जिसमें आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन सहयोग हमें मिला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, तो ताकि आप और आपके जितने भी कलीग्स हैं उनको इस नॉलेज का फायदा मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत का पहला प्रदेश कौन सा बना है जो घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाएगा? देखिए, जम्मू कश्मीर, बी इज राइट आंसर। जम्मू कश्मीर घर घर जाकर, याद रखिए सीनियर सिटीजन यहां पर है, सीनियर सिटीजन को यह वैक्सीनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 25 लाख, याद रखना कि जम्मू कश्मीर ने 25 लाख लोगों का क्या कर दिया है, टीकाकरण कर दिया है। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया जा रहा है और ये सफल हो चुका है, क्योंकि यूएसए ने पहले इस मॉडल को अपनाया था। और इसके साथ में ही वैक्सीनाइजेशन जो है ना, कि वैक्सीन जो है, देखिए वैक्सीन जो है ये बर्बाद ना हो, इसलिए एनजीओ को साथ में लिया गया है। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वैक्सीन के बर्बादी से इसे रोकेगी। तो याद रखना जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी जो हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा हैं। मनोज सिन्हा हैं यहाँ के उपराज्यपाल। मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बाघ, मतलब पूरे भारत के 20% टाइगर जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर बाघों को एक वायरस अभी लगा था जिसे कहा गया था कैनाइन डिस्टेम्पर। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये वायरस ऐसा होता है जो कि किसी भी जानवर के पिछले पैरों के अंदर पैरालिसिस जो है उसको बढ़ा देता है, पैरालिसिस से हो जाता है। सबसे पहले ये कुत्तों के अंदर देखा गया था, डॉग्स के अंदर, और फिर ये किसमें फैला? ये फैला था फिर टाइगर्स के अंदर। ध्यान रखना, जो भी बीमारी जानवरों से इंसानों में होती है उसे कहते हैं हम लोग जूनोटिक। चलिए यहां पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने? बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। देखिए, आप मेरे विद्यार्थी हैं, इसीलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से आना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए सबसे पहले एक बिल जो है वो पेश किया गया था और उस बिल का नाम था जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ठीक है, एक बिल ये बनाया गया। इस बिल को सबसे पहले राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट किया गया, फिर ये कहां पे लाया गया? लोकसभा के अंदर लाया गया। तो दोनों से सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हुआ। पास होने के बाद फिर ये गया प्रेसिडेंट के पास में, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बन गए? केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लेकिन इतना आसान नहीं था। यहां पर पहले से ही आर्टिकल 370 जो है वो लागू था, पहले उसे रिमूव किया गया, क्योंकि ये राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के अंदर सेल्फ डिसीजन जो पावर है उसके अंदर गिना जाता है आर्टिकल 370 को। तो याद रखना जम्मू कश्मीर को, देखिए 2 आर्टिकल यहां से और सीख लीजिए आप लोग। एक तो है आर्टिकल नंबर 2 और एक है आर्टिकल नंबर 3। 2 आर्टिकल आप लोग सीख लीजिए। भारत के बाहर से यदि कोई राज्य या कोई क्षेत्र भारत के अंदर इंडिया में शामिल किया जाता है तो उसकी शक्ति किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में ऐसी पावर है, और ऐसा किया जाएगा आर्टिकल नंबर 2 के तहत। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? यदि मान लीजिए कि कोई क्षेत्र पहले से ही भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर शामिल है, ठीक है, पहले से ही भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में शामिल है, उसकी यदि नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, तो ऐसा काम जो है वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो वो है आर्टिकल नंबर 3।
ठीक है। इसमें विधानसभा से भी पूछा जाता है कि क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में वहां की विधानसभा जो थी वो क्या थी, भंग थी। तो आप लोग याद रखना। अच्छा, यहां पर एक आर्टिकल का जिक्र करना और जरूरी है, वो है आर्टिकल नंबर 35A। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार था कि वो किस नागरिक को, यानी कि किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का नागरिक माने, किसको सिटीजनशिप दे जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एकमात्र भारत का ऐसा राज्य था जो कि अपनी नागरिकता अलग से देता था। इसलिए यदि पूछा जाए कि भारत का एकमात्र कौन सा प्रदेश है जहां पर नागरिकता दी जाती थी, तो वो है जम्मू कश्मीर। और यहां पर विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष था। यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची जो है वो लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर का फ्लैग जो है, झंडा, वो भी अपने आप में अलग था, जिसमें 3 वैलीज जो थी वो दिखाई जाती थी और साथ में किसान का हल जो है वो दिखाया जाता था। चलिए, काफी हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। एक और इंफॉर्मेशन कि इनका जो गठन है वो 31 अक्टूबर 2009 को, यानी कि ये अस्तित्व के अंदर आए थे। चलिए, वैध आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत आयुर्वेद चिकित्सक वीडियो कॉल के माध्यम से सलाह देंगे? तो आप लोग याद रखना, बी इसका करेक्ट आंसर, बी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश जो है वो ऐसा स्टेट बना है। ध्यान रखना, इसमें एक ऐप भी है जिसका नाम है आयुष, जिसका नाम है आयुष क्वेर। ठीक है, आयुष क्वेर जो है ये QURE, ठीक है, ये ऐप जब प्ले स्टोर से डाउनलोड की जाएगी तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। उस अपॉइंटमेंट पे आपको वीडियो कॉल किया जाएगा और जो भी आपको आयुर्वेद से संबंधित हेल्प लेनी है तो वो आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पूछा जाए कि किस मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आयुष मंत्रालय का आप लोग याद रखना। ऐसी जितनी भी सेवाएं हैं वो आयुष मंत्रालय के तहत आती हैं। ए ऑप्शन हमारे पास में है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का निर्माण जो है वो 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। किससे अलग करके? यूपी से अलग करके। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में आग लगी थी? तो आप लोग याद रखना, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर यहाँ पे आग लगी थी और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही कैनाइन डिस्टेंपर जो वायरस था उसका पहला केस जो था वो पाया गया था। कहां पर? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश किस वर्ष तक भारत का सबसे बड़ा राज्य था? तो आप लोग याद रखना, वर्ष 2000 से पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ से अलग होकर, याद रखना, छत्तीसगढ़ से एमपी से अलग होकर, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जो बना था, भारत का 26वां राज्य बना था। वो कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को। इसलिए 1 नवंबर सन 2000 के बाद से राजस्थान जो था वो भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उससे पहले कौन सा था? उससे पहले था मध्य प्रदेश। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार हॉट एयर बलून सफारी? तो इसका भी आंसर जो है वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। लेकिन इससे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि भारत के अंदर एकमात्र कंपनी है जो कि हॉट एयर बलून सफारी प्रोवाइड कराती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्काई वॉल्ट्स। ठीक है, स्काई वॉल्ट्स जो है ये इसका नाम है और ये कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। भारत की एकमात्र ये कंपनी है। चलिए, ब्लू ओरिजिन कंपनी किस यान के द्वारा 20 जुलाई को 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगी? तो आप लोग याद रखना, न्यू शेपर्ड जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर बहुत ही बेहतरीन न्यूज आप लोगों के लिए है। क्या है कि आपको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है। इसमें 5 सप्ताह तक, याद रखना, 5 सप्ताह तक नीलामी की जाएगी सीट्स की। किसकी की जाएगी? नीलामी की जाएगी सीट्स की। तो वहां पर आप भी जो हैं इसको परचेज कर सकते हैं, अपना भाग्य अपना सकते हैं। 6 यात्री इसके अंदर भेजे जाएंगे। इसमें 100 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की जो सतह है, जो धरातल है, उससे 100 किलोमीटर ऊपर तक इनको भेजा जाएगा ताकि वहां से पूरी पृथ्वी जो है वो गोल नजर आए और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का उससे फ्री हो जाए। मतलब ये भारहीन जो है, यानी कि विदाउट वेट जो है, ये महसूस करें।
तो आप लोग याद रखना, ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है ये किसकी है? ये है अमेजन की। और अमेजन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो हैं वो अमेजन के फाउंडर हैं। विश्व में अभी रिच लिस्ट के अंदर, फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर 1 पे है। देखिए, एलोन मस्क का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एलोन मस्क। तो एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस के क्षेत्र में, वो कौन सी है? स्पेस एक्स। ठीक है, ऐसे ही अमेजन की कौन सी है? वो है ब्लू ओरिजिन। याद रखिए ना, यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग जो देख रहे हैं, पार्कर। पार्कर क्या है? ये तो नासा का किसके लिए मिशन है? सूर्य के लिए मिशन है, पार्कर है। और दूसरा कौन सा है? सनराइज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के गगनयान मिशन के लिए किस देश से प्रशिक्षण लिया गया है? तो 2 देशों का आप लोग यहाँ नाम याद रखना, एक तो है रूस और दूसरा है कौन सा? फ्रांस। तो फ्रांस से हमने जो प्रशिक्षण लिया है, जो भी हमने ट्रेनिंग ली है, वो ली है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कैसे वर्क किया जाता है। और रूस से हमने ट्रेनिंग ली है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद टेक्निकल इक्विपमेंट जो हैं उनका यूज कैसे किया जाता है और कैसे हेल्थ का हम लोग ख्याल रख सकते हैं। तो भारत का पहला मानव मिशन जो है वो 2022 में छोड़ा जाएगा। ये गगनयान मिशन क्या करेगा कि ये अपने साथ में 3 अंतरिक्ष यात्री लेकर जाएगा और ये 7 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। 7 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किस मात्रा के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, और भारत इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भारत अंतरिक्ष के अंदर क्या भेज सकता है? मानव मिशन जो है वो भेज सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में कौन से प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया था? तो चंद्रयान 1 जो है वो 2008 के अंदर छोड़ा गया था। यहाँ पर PSLV XLC-25 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। चंद्रयान 2 में तो आप लोग को पता होगा, बाहुबली का नाम GSLV MK3 जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान 2 के लिए। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को ये छोड़ा गया था, 22 जुलाई 2019 को, और ये 2008 के अंदर छोड़ा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है PSLV XLC-37। तो भारत ने जब विश्व रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट छोड़ने का, तो वो PSLV C-37 के द्वारा छोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में ये जो रिकॉर्ड है ये स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट के नाम पर है, जिसने 164 जो है वो सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष के अंदर छोड़े थे। ठीक है, चलिए, विदेशी सहायता को ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो विदेश से कोविड-19 के चलते जो भी सहायता हमें मिल रही है उसे ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कोएड। बी आंसर इज करेक्ट, कोएड है। पूछा जाए कि किसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो आप लोग याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। देखिए, सरकार के ऊपर कई आरोप लग रहे थे कि सरकार ने जो पैसा कलेक्ट किया है कोविड-19 के चलते दूसरे देशों से, उसे खर्च कहां पर किया जा रहा है, इसलिए इसको ट्रैक करने के लिए कोएड जो पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, यहां पर देखिए, यूएसए के जो सिटीजन्स थे उनका भी ये आरोप था कि जो भारत के अंदर, इंडिया में आप जो मटेरियल भेज रहे हैं, जो पैसा भेज रहे हैं, वो वहां पर कितना खर्च हो रहा है। इसलिए एंड टू एंड इसका पता करने के लिए कोएड जो है ये क्या किया गया है, ये पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए कि जो कोविड के समय जो सामग्रियां इस्तेमाल हो रही हैं, पहली बात कि वो कहाँ हो रही हैं, कब इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको ट्रैक किया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो आप लोग याद रखना, 61वां ये स्थापना दिवस मनाया है। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। पूछे किसके द्वारा, तो आप लोग याद रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका एक आदर्श वाक्य भी है, आदर्श वाक्य है इसका, श्रमेण सर्वेम साध्यम।
ठीक है। सर्वेम साध्यम जो है ये इसका क्या है, आदर्श वाक्य है। पूछा जाए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो कौन हैं, तो याद रखना राजीव चौधरी जो हैं वो क्या हैं, अभी इसके हेड हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। भारत में सर्वाधिक केले का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है, तो आप लोग याद रखना आंध्र प्रदेश जो है वो केले के उत्पादन में नंबर 1 पे है। वाहन चलाने के मामले में सबसे खतरनाक देश कौन सा है, तो आप लोग याद रखना दक्षिणी अफ्रीका जो है वो वाहन चलाने के मामले में क्या है, सबसे खतरनाक देश है। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि सर भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत जो है वो इसमें 4th पोजीशन पर बना हुआ है। चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई है जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत कोरोना से हुआ है उनकी मदद की जाएगी, तो आप लोग याद रखना ये भी बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि किसी बच्चे के पेरेंट जो हैं वो कोविड-19 से खत्म हुए हैं या फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो भी उनको एमपी सरकार जो है वो क्या करेगी, वो इसमें हेल्प करेगी। अच्छा, इसके लिए इन्होंने केंद्र भी निर्मित किए हैं, जिसको कहा गया है फैसिलिटी केंद्र जो हैं वो निर्मित किए गए हैं। और ऐसा केंद्र सबसे पहले कहां पर, ग्वालियर के अंदर स्थापित किया गया है। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि सर ये योजना लागू तो कर दी गई है लेकिन उस बच्चे की हेल्प करेगा कौन, सरकार तो पहुंचेगी नहीं, इसीलिए वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं यानी कि सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनको क्या किया जाएगा, इनकी हेल्प के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के लिए डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई करने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बनी है, तो सबसे पहली खिलाड़ी कौन सी थी, कृष्णा पूनिया जो थी वो पहली खिलाड़ी थी। और अब जो बनी है वो है कमलप्रीत कौर जो हैं वो बनी है। डिस्कस थ्रो क्या होता है, यहाँ पर एक डिस्कस जो है इसको हाथ में लेकर काफी दूरी तक फेंका जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक जो लाइन है उसके पार इसको पहुंचाना पड़ता है। तो डिस्कस थ्रो आप लोगों ने देखा होगा। जल शक्ति मंत्रालय का कैच द रेन अभियान कब से कब तक चलेगा, तो ये चला कब से है, 22 मार्च से लेकर और 30 नवंबर तक। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। और 22 मार्च के बाद आपको पता होगा कि आज की ही न्यूज़ है कि केरल के तट पर 1 जून से मानसून प्रवेश करेगा। तो मानसून प्रवेश करने से लेकर मानसून जब लौटेगा तब तक, तो ये तो मार्च में ही शुरू कर दिया गया, लेकिन मानसून तो जून में आ रहा है। बिल्कुल, तो मार्च से लेकर जून तक जितने भी ऐसी जगह हैं जहां पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो सकता है उन जगहों को क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है कैच द रेन अभियान। जल शक्ति मंत्रालय की यह पहल है और जल शक्ति मंत्री कौन है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कौन सी है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। ठीक है, याद रखना इसको, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जल शक्ति मंत्री हैं अभी। जर्सी द्वीप को लेकर किन 2 राष्ट्रों के बीच विवाद हो गया है, तो आप लोग याद रखना इसमें फ्रांस और ब्रिटेन को लेकर, जर्सी द्वीप को लेकर क्या हो गया है, विवाद हो गया है। क्यों हो गया है ये विवाद, इसमें देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये यूके है और इसके नीचे ये फ्रांस है और यहाँ पर स्थित है ये जर्सी द्वीप। तो फ्रांस के लगभग 100 मछुआरे जो थे वो इस द्वीप पर पहुंच गए और इस द्वीप पर इन्होंने कब्जा कर लिया। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन ने ऐसे कानून बनाए थे जिससे दूसरे देश के मछुआरे जो है वो यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, मछली जो है उसका शिकार नहीं कर सकते। इसीलिए इससे नाखुश थे ये मछुआरे और इन्होंने जर्सी द्वीप पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस द्वीप पर, इस आइलैंड पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है वो फ्रांस के द्वारा कराई जाती है। इसलिए दोनों राष्ट्रों के बीच में विवाद हुआ। लेकिन इस पोजीशन के अंदर ब्रिटेन ने क्या किया कि एक कानून जो था वो पारित किया और यहाँ पर एक वेसल भेजी जिससे इन मछुआरों को वापस से फ्रांस के अंदर भेजा गया।
चलिए कुछ एक आइलैंड हम लोग देख लेते हैं जो डिस्प्यूटेड है। जैसे डियागो गार्सिया आइलैंड जो है वो कहाँ स्थित है। आप लोग यहाँ पर इंडियन ओशन में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है वो डियागो गार्सिया की है। ये यूके के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन यूएसए को ये लीज पर दे रखा है। यूएसए ने इसे लीज पर लिया है और यहाँ पर अपना नेवल बेस बनाया है। यूएसए को यहां पर नेवल बेस बनाने की क्या जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि यहां से ये इंडिया पर, यहां से ये पाकिस्तान पर, यहां से श्रीलंका पर, यहां पर म्यांमार के ऊपर और बांग्लादेश पर नजर रख सकता है। दूसरा देखिए सैनकाकू आइलैंड। तो सैनकाकू आइलैंड जो है वो दो देशों के बीच में विवादित है। किस किस में भी, एक तो है चीन और दूसरा है जापान। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर ये द्वीप स्थित है। कौन सा? सैनकाकू जो आइलैंड है वो स्थित है पूर्वी चीन सागर में, पूर्वी यानी कि ईस्टर्न चाइना सी के अंदर स्थित है। कौन सा? सैनकाकू आइलैंड। यहाँ पे देखिए न्यू मूर आइलैंड। तो ये किस किस के बीच में विवादित है, डिस्प्यूटेड है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवादित है और इस पर कब्जा किसका है? भारत का है। ठीक है, तो न्यू मूर की लोकेशन कहाँ है? ये जो आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश के पास में, यहाँ पर न्यू मूर की क्या है? लोकेशन है। फॉकलैंड आइलैंड जो है ये किसके बीच में विवादित है? तो ये आप लोग याद रखना, एक तो है यूके और साथ में है कौन सा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना लोकेशन देख लेते हैं। यहां पर यह है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा है? फॉकलैंड आइलैंड है। कच्चा तीवु द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चा तीवु ये किस किस के बीच में? ये भारत व श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है और भारत ने इसे क्या किया है? भारत ने श्रीलंका को इस द्वीप को दे दिया है कि आप रख लीजिए, हमें जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा राफेल नडाल, नाओमी ओसाका। बोथ ए एंड बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए ये जो है कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो राफेल नडाल और नाओमी ओसाका आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो है वो मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। आप जो है इससे पीडीएफ डाउनलोड करके और फिर इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयुष 64 दवा की जानकारी देने हेतु पहला वेबिनार किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किस संस्था के द्वारा किया गया है? यह है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जो है इसके द्वारा ये वेबिनार आयोजित करवाया गया है। पूछे किस मंत्रालय के तहत? तो आप लोग याद रखना आयुष मंत्रालय के तहत ये वेबिनार जो है वो आयोजित करवाया गया है। यहाँ पर इसकी ये थीम हम लोग देख सकते हैं, मैंने लिख दी है यहाँ पर, एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स आयुष 64 इन कॉम्बैटिंग कोविड-19। ठीक है, तो यहां पर मैंने थीम लिख दी है। इस दवा को जो इजाद किया गया था वो 1980 में किया गया था, लेकिन किसके लिए? मलेरिया के लिए किया गया था। चलिए मलेरिया को जो समाप्त करना है उसका टारगेट कितना है? तो 2025 तक समाप्त करना है। किसको? मलेरिया को। अच्छा, एक आपने देखा होगा हाल ही में स्टॉप टीबी इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया था, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया। तो टीबी को समाप्त करने के लिए वर्ल्ड का जो लक्ष्य है, विश्व का जो लक्ष्य है वो है 2030, और यदि टीबी को समाप्त करने के लिए भारत का लक्ष्य पूछा जाए तो आपको बताना है 2025। चलिए आयुष 64 के बारे में हम लोग कुछ की पॉइंट जो हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है? एक आयुर्वेदिक दवा है। ठीक है, जब भी एग्जाम लगते हैं तो ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो रॉन्ग है स्टेटमेंट। तो आयुर्वेदिक ये फॉर्मुलेशन है, किसने बनाया है इसको? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने इसको इजाद किया है। किस मंत्रालय के तहत? आयुष मंत्रालय के तहत। मलेरिया में काम में आता है, एंटीवायरल है, इम्यून सिस्टम जो है उसको इंक्रीज करता है, और कोविड-19 वायरस में ये काम में आ रहा है। लेकिन जब भी इन्फ्लुएंजा और इलनेस होती है तब इसको यूज किया जाता है। लेकिन याद रखिए जब कोविड-19 के समय पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, असिम्टोमेटिक वो होता है, तब इसका यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आप लोग याद रखना पहला देश जो कौन सा बना है वो है कनाडा। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है? वो है ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है।
ठीक है। तो भारत के अंदर अभी जो परमिशन दी गई है वो 45 वर्ष से अधिक की दी गई है, 18 वर्ष से अधिक की भी जो है वो परमिशन दी जा चुकी है। भारत में जो टीकाकरण शुरू हुआ था वो 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम, और वो किस नदी के किनारे पर है? टाइबर नदी के किनारे पर है। ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है, और पेरिस किस नदी के किनारे पर है? सीन नदी के किनारे पर। अरे आप लोग समझ तो रहे हैं ना, ध्यान से देखिए इसको। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? वो है लंदन, और लंदन जो है वो किस नदी के किनारे है? वो है थेम्स नदी के किनारे। ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, इसीलिए आप मुझे बताना कि मेरा लेक्चर आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए, कनाडा के मॉन्ट्रियल में किसका मुख्यालय है? तो मुख्यालय किसका है? तो वो है वाडा का। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल के अंदर स्थित है। ठीक है। मिसौरी नदी कौन सी है? देखिए, मिसौरी जो है वो दो नदियां मिलके बनती हैं, एक तो है मिसिसिपी और एक है मिसौरी। दोनों आपस में मिलती है और कहाँ गिरती हैं? ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। मैक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरती हैं। तो मिसौरी नदी जो है वो नॉर्थ यूएसए की, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। चिनूक हवाएं जो हैं ये क्या हैं? ये हैं गर्म हवाएं। चिनूक हवाएं जो हैं ये उत्तरी अमेरिका के अंदर चलती हैं, जो कि गर्म होती हैं। जब ये हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर स्थित है ये रॉकीज माउंटेन। तो रॉकीज माउंटेन से वेस्ट टू ईस्ट जो है ये हवाएं बहती हैं, और प्रेरीज जो ग्रासलैंड है वहाँ पर जो भी बर्फ जमी रहती है उसको पिघला देती है, जिससे गेहूं की जो फसल है वो अच्छी होती है, और ये घास जो है वो जानवरों के खाने को उपयोगी बन जाती है। ग्रेट लेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये है 1 2 3 4 5, 5 झीलों का समूह है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक्स। इसको याद करने की अपने आप में एक ट्रिक है। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ठीक है। क्या होगा? सुपीरियन, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो, ये 5 झीलें हैं। लास्ट में देखिए ईरी और ओंटेरियो है। ये 2 झीलें जो हैं इनसे मिलकर दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है जिसका नाम है नियाग्रा। नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो ईरी और ओंटेरियो से मिलकर बनता है। इन 5 झीलों को आपस में जो रिवर कनेक्ट करती है उसका नाम कौन सा है? वो है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है वो आप लोग याद रखना। सुपीरियर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने किस देश को रागी और सिंगोरा निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो आप लोग याद रखना, डेनमार्क को देने का ये निर्णय किया है। ये दोनों जो हैं ये किसकी हैं? ये बाजरा की एक किस्में हैं। तो डेनमार्क को हम लोग क्या करेंगे? ये एक्सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? बाजरा की कहाँ जरूरत पड़ रही है? क्योंकि बाजरा जो है इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और साथ में ये हेल्थ के अंदर जितने भी पार्ट हैं, प्रोटीन वगैरह हैं, उन सबको ये फिल करता है। ठीक है। तो डेनमार्क ने अभी हाल ही में विश्व का पहला जो एनर्जी आइलैंड है, ऊर्जा द्वीप जो है, इसका भी निर्माण किया था। एनर्जी आइलैंड का निर्माण करने वाला देश जो है वो कौन सा है? डेनमार्क है। चलिए, ये हमारे 7 मई के अब करंट अफेयर है जिसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में मगरमच्छ व कछुओं की सैटेलाइट मॉनिटर टैगिंग की जाएगी? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा देखिए, उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ किस देश की संसद में प्रस्ताव पारित किया गया है? वो है न्यूजीलैंड। पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं जिन्होंने शीर्ष 10 बल्लेबाजों के टेस्ट रैंकिंग में स्थान हासिल किया है? तो वो याद रखना, ऋषभ पंत। हाल ही में सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो कोजीट जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया है। सरकार तथा एलआईसी ने किस बैंक की हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सा है? आईडीबीआई। हाल ही में 62 वर्षीय जी नारायण राजू का कोरोना से निधन हो गया है। वह किस पद पर थे? तो वो थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। भारत के प्रमुख धार्मिक नेता डॉक्टर फिलिपोस का हाल ही में निधन हुआ है। तो वो किससे थे? केरल राज्य से वो संबंध रखते थे। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर जहाज कौन सा है? तो आप लोग याद रखना, मैफ्लावर 400 जो है ये पहला पावर
जहाज है। हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आप लोग याद रखना, इटली के अंदर यह आयोजित हुआ है। हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखना, मारिया रेक्का जो है इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए दुनिया के सफलतम निवेशकों में से एक और बर्कशायर हैथवे के थोड़ा सा हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। वॉरेन बफेट ने किसको, ग्रेग एबल को क्या किया था, नामित किया था। चलिए, देश में पहली बार किस जेल में ट्रांसजेंडर रेडियो जो कि बना था? तो आप लोगों ने जो आंसर किया है वो है हिसार जेल। और यहाँ की तिनका तिनका अभियान, बहुत ही बेहतरीन आंसर किया है शिवांगी। क्योंकि आप लोग मेरे साथ में काफ़ी मेहनत करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके जो कमेंट्स हैं, आप लोग जो आंसर करते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। फिर है कमलेश आनंद, इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया आंसर किया है, इसलिए जो भी आप लोग अच्छा आंसर करेंगे मैं उनको यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, उसको अप्रिसिएशन दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ में बराबर मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, आज का स्टडी ग्लॉस जो है वो क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि हाल ही में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहुंचाने वाले किस पायलट का निधन हो गया है? कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग इसका आंसर बताना, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। कोई भी यदि आपको फीडबैक देना है, कुछ भी यदि इंप्रूव करना है तो मुझे बेझिझक बताइए। मैं हमेशा आपके साथ में हूं स्टडी ग्लॉस के ऊपर। तो नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।